नमस्कार साथियों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे, आप लोगों का एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा में अभी साधारण ब्याज स्टेशन पर आए हुए हैं। साधारण ब्याज स्टेशन पर भी हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को दो पार्टों में पढ़ा है। आज 51 से लेके जो 75 तक फाइनल क्वेश्चन है वो आपके सामने करेंगे एक नए तरीके से। तो साथियों, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी आप लोगों का डाउट है, तो आप हमें या तो मैसेज कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपको हमने कई बार अपना नंबर दे दिया है, बहुत से साथी हमसे लगातार टच में है। 99 97 95 17 99। आप इस नंबर पर अपने डाउट को भेज सकते हैं। मैं और मेरी टीम उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रभु का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% है और अगले 4 वर्षों के लिए ये 5% है। प्रतिवर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित ब्याज 817 है तो वह राशि है। देखो साथियों, हम इसमें गड़बड़ कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं एक धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 4 वर्षों के लिए लेंगे 4 गुणा 3, यानी अगर हम 100 रुपए धनराशि मान के चले तो 4% की दर से 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं, दर। 100 रुपए पे 4 रुपए तो 3 साल में कितने, 12 रुपए। अब 8 वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 4 पंजे 20 और 8 वर्षों से अधिक के लिए 6। तो हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम इस जैसे ही इस 4 की 3 में, इस 4 की 5 में गुणा की, वैसे ही हम क्या करते हैं, इस 8 की 6 में गुणा कर देते हैं। जबकि अभी तक टाइम कितना काउंट हो लिया, 4 और 4 8 वर्ष हमने यूज कर लिए और कितना बचा टाइम, 1 वर्ष बचा। भाई टोटल कितना है, टोटल है साथियों 9 वर्ष। उसने कहा 4 वर्षों के लिए 3% और अगले 4 वर्षों के लिए 5% है। तो टोटल कितने हैं, टोटल है 9 वर्ष। तो बचा 1 और दर है कितनी साथियों, 6। तो ये हो गया 6, 12 और 20 32 और 6 38। 100 रुपए पे 38 रुपए ब्याज मिला, जबकि उसने कितना कहा, ब्याज 817 है। ब्याज कितना है साथियों, 817 गुणा, और वैल्यू किसकी निकालनी हमें, राशि। राशि कितनी ले रख के चल रहे हम, 100। तो 19 दूनी 38, 19 चौका 76, 19 तिया 57 या 50, 43 पंजे 215 और 1 जीरो। ये कितना हो गया साथियों, 2150। तो इसका आंसर कितना होगा साथियों, 2150। हमने क्या किया साथियों, 100 रुपए लिए। 100 रुपए पे एक साल का ब्याज कितना हो गया, 3% है ना दर, 3 तो 4 वर्षों का कितना हो गया, 12। हमने फिर देखा कि अगले 4 सालों के लिए जो दर है वो 5% है। 100 रुपए पे कितने, 5 रुपए एक साल। तो 4 वर्षों के लिए कितना होगा साथियों, 20। और अभी तक हमने कितने साल ले लिए, 4 और 4 8 साल ले लिए। और उसने यही कहा कि 8 वर्षों से अधिक जितने भी साल होंगे, 8 वर्षों से अधिक कितने साल है, 1 साल है, उसके लिए जो दर है वो 6% है। तो ब्याज कितना हो गया टोटल, 100 रुपए पे 38 रुपए। लेकिन उसने कहा नहीं, 817 है। तो हमने 817 अपोन में लिखा 38 और गुणा 100। मैंने आपको कई बार बता लिया कि पूरे मैथ में एक ही फार्मूला है, वैल्यू किसकी है, वैल्यू किसकी, और हमें चाहिए किसकी। अब यहां देखोगे तो वैल्यू 817 जो है वो 38 की है और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 100 की, क्योंकि उसने राशि की राशि राशि पूछा। तो टोटल राशि कितनी होगी, 2150। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक, यानी वही बात है, 100 रुपए पे प्रथम 3 वर्ष के लिए 12%। ठीक है, 100 रुपए पे 12 एक साल के, तो 3 साल के कितने हो गए साथियों, 36 रुपए।
अब ऐसे ही उसने कहा अगले 5 वर्षों के लिए 16%, यानी 5 वर्षों के लिए कितने होंगे, 16 के हिसाब से 80 रुपए। अब उसने कहा तथा 8 वर्ष के पश्चात, 3 और 5 8 हो गए, के पश्चात समय अवधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली गई, यदि 11 वर्ष के उपरांत, 5 और 3 8 साल हो गए अब तक, और टोटल साल कितने कह रहा साथियों, वो 11 साल कह रहा, तो इसका मतलब कितने हो गए, 3 साल और 3 × 20, ये कितना हो गया साथियों, 60, ये हो गया 176। 100 रुपए पे 176 रुपए ब्याज है, यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 60 80 अधिक है। अब ये 60 80 जो वैल्यू है ना, वो 176 की नहीं है साथियों। उसने कहा अगर आपका मूलधन 100 रुपए है और साधारण ब्याज आपका 176 रुपए है, तो कितने रुपए अधिक है, ये 76 अधिक है। तो जो 60 80 वैल्यू है ना, वो 76 की है भाई। उसने ये नहीं कहा कि साधारण ब्याज 6080 है, उसने कहा कि साधारण ब्याज मूलधन से 6080 अधिक है। तो 6080 जो यहां हमारा आया 100 रुपए, यहां ब्याज आया 176, तो ये 100 रुपए से कितना अधिक है, ये 100 से 76 अधिक है, 76 अधिक है। तो 76 अट्ठे 8 6 48 अट्ठोसत्ती 56 80, कितनी बार कटा है साथियों, 80, और 2 जीरो और है, तो मूलधन था हमारा 8000, और 8000 कहां दिखाई दे रहा है साथियों में, ए ऑप्शन। समझिए। अब की बार उसने क्या कहा कि जैसे आपके 100 रुपए मूलधन आया और 176 रुपए आपके साथियों क्या आया, मिश्र धन आया, वो साधारण ब्याज आया, तो मूलधन से ब्याज कितना अधिक है, 76 अधिक है, 76 अधिक है। तो जो 6080 है, वो वैल्यू अब की बार 76 की थी। कई बार आप डाउट क्या करोगे, 6080/176 × 100 लिखोगे, और वो आपसे पूरा पूरा कटने का नहीं, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूं, क्वेश्चन को क्या है, बहुत आराम से पढ़ें, आप उसे सोल्व तेज करें, लेकिन उसे समझने में आप कोई भी गड़बड़ ना करें। उसने कहा निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई, यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हैं, तो आपको निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। देखो साथियों, इसके दो तरीके हैं, एक तो फार्मूला है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि पहला समय T1/T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1, ठीक है साथियों। एक तो फार्मूला है, लेकिन आप फार्मूला भूल जाओगे, इसलिए आप एक साधारण सा वो देखो कि 1 रुपया आपने दिया था और 3 रुपए वापिस मिले, तो इस 3 रुपए में 1 रुपया तो हमारा था, ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला हमें 2 रुपए। अब आप चाह रहे कि एक से कितना हो जाए, ये 4 हो जाए, तो आपको ब्याज कितना चाहिए, 3, तो 2 हो रहा वो 8 वर्षों में, 2 8 वर्षों में हो रहा है, तो 3 कितने में होगा, 12 में, क्योंकि 1 होगा 4 में, 4×3 = 12। ठीक है भाई, आप इस तरह समझो कि 1 रुपया आपने उधार दिया और आपको मिले 3 रुपए, इस 3 में 1 रुपया तो आपका था और 2 रुपए ब्याज के थे, 2 रुपए ब्याज के थे। अब उसने कहा कि 1 से 4 करना, तो इस 4 में भी 1 तो आपका रुपया था और 3 रुपए ब्याज के, तो 2 रुपए उसे 8 साल में मिलते हैं, तो 3 कितने में मिलेंगे, 12 में। तो आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखो, उसने कहा 1/1, भाई 1 से 2 हो रहे, तो ब्याज कितना लग रहा है साथियों, 1, 1/1 गुणा 100, भाई ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा दर, तो 100/12, 100/12 मैंने आपको परसेंटेज में लिखवाया था कि 8 सही 1/3 होगा, 8 सही 1/3,
और इसके भी जब हम महीने बढ़ाएंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 8 साल 4 महीने, 8 वर्ष 4 महीने आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 8 वर्ष 4 महीने। कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया 1 गुणा 100 बट्टे 15। आप क्या लिखो अगर ये दुगनी होती है राशि? एक मिनट साथियों। तो साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि दुगनी हो जाती है तो आप सीधा 100 को दर से भाग कर दो। तो 3 पंजे 15 और ये आ गया 20, 20/3 यानी 6 सही 2/3%। या तो दर देगा वो या समय देगा, तो आप डायरेक्ट उसे 100/15 कर दो। ठीक है भाई, एक से दो जितना ब्याज है वो ऊपर, अगर एक ही है तो लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। आप क्या लिखो 100/15। एक बैंक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है। उस ब्याज की दर कितनी है? सीधी बात है 100/5 करेंगे भाई। हम क्या लिखेंगे 100, और दुगनी हो रही तो 1/1 गुणा 5 लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट 100/5 लिखो। कितना आ गया साथियों? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में समय के दुगने के बराबर होगी। तो आप क्या लिखोगे? 100/8 का मतलब 12.5, 100/8। तो आंसर कितना होगा साथियों? 12.5। और 12.5 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये डी ऑप्शन। उसने कहा यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर। अब देखो यहाँ एक से कितना होगा साथियों? एक से होगी 3, यानी ब्याज लगा 2, तो 2 और बटे में 1 और गुणा 100/25। 25 चौका 100, 4 दूनी 8। तो कितना हो गया साथियों? दर होगी 8%। कितनी होगी साथियों? 8%। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी? सेम ही क्वेश्चन है। देखो साथियों, जो ब्याज निकलता है वो किसके प्रोडक्ट पे है? किसके? दर गुणा समय के। वो क्या चेंज कर रहा? पिछले में उसने समय दिया था, अब की उसने दर दे दी। तो समय अगर पिछली बार 25 था तो दर 8 आई थी, अब की बार दर 25 है तो समय कितना होगा? 8 वर्ष। कितना होगा साथियों? 8 वर्ष। एक से कितना हो गया? 3, यानी ब्याज 2 है। तो 2 गुणा 100/25। 25 चौका 100, 4 दूनी 8। तो आंसर आ गया साथियों 8 वर्ष। कोई धनराशि 10 वर्ष में समय की तिगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर वह अपनी कितनी गुनी हो जाएगी? ऐसा क्वेश्चन तो अभी पिछली पिछली 2-3 क्वेश्चन छोड़ के कराया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो आप लोग क्या किया करो, जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना उसमें आप अपनी वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद उसे आप खुद से करने की कोशिश करो। तो देखो उसने कहा 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, तो एक से कितनी हो जाती है साथियों? 2। तो ब्याज कितना लगा साथियों? 1। अब उसने कहा साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपनी कितनी गुनी कितने वर्षों में होगी?
तिगुनी है भैया, 3 गुनी कितने वर्षों में होगी, तो कितने लगेंगे भाई। एक अगर 1 रुपया आपसे किसी ने उधार लिया और आपको 2 रुपए दिए, उस 2 रुपए में 1 रुपया तो आपका था, तो ब्याज कितना दिया उसने, 1। और ऐसे ही 1 से 3 तो ब्याज लगा उसे 2, तो 1 कितने हैं 10, तो 2 कितने हो गए 20। और डी ऑप्शन यानी बी सी इसका आंसर है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो सेमी क्वेश्चन है, देखो साथियों, एक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 1 से कितनी हो रही 2, तो ब्याज मिला 1 रुपया। अब 1 से वो कह रहा कितना 5, तो ब्याज कितना चाहिए उसे 4, तो 1 की राशि कितनी है 7, तो 4 कितने में आएगी 28 में। भाई 1 रुपया वो 7 साल में देता है, तो 4 रुपए कितने दिन में देगा 28 में। 1 गुणा 7, तो 4 सत्ते 28। एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। 1 से 2 होने में उसे कितना समय लग रहा 7 वर्ष, तो 4 वर्ष गुणा होने में यानी ब्याज कितना चाहिए उसे 3, तो 1 रुपया ब्याज मिला 7 साल में, तो 3 कितने में मिलेंगे 21 में। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 साल में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे 1 से 2, यानी 1 साल में एक ब्याज दे रही वो 20 साल में, तो 1 से 4 होने में यानी ब्याज देना पड़ेगा उसे 3। एक ब्याज दे रही वो 20 साल में, तो 3 ब्याज कितने में देगी साथियों वो 60 साल में। देखो भाई ये है बेहतरीन क्वेश्चन है। उसने कहा एक्स पर A% की दर, ठीक है, और कितने वर्षों के लिए M, और बटे में 100 जाएगा, उसके बटे में भी 100 कट जाएगा आपस में, तो लिखने का फायदा ही नहीं है। और Y पर A² गुणा M² वर्षों के लिए साधारण ब्याज बराबर है, हमने बराबर लिख दिया, तो x बटे वाई, एक्स के अपोन में अगर हम y लेके आए, तो यहाँ A² गुणा M² और नीचे बचेगा A गुणा M, तो इससे इसे कट गया M से M, तो ये रेशो आ गया AM बटे 1, और AM बटे 1 कहाँ दिखाई दे रहा, बी ऑप्शन में। कहाँ दिखाई दे रहा साथियों में, बी ऑप्शन। बराबर रखने थे, जो x के साथ है वो y की वैल्यू है, जो y के साथ है वो x की वैल्यू है। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6, 10 तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10, 12 और 15% साधारण ब्याज पर धन का निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उतनी ही राशि मिलती है, यानी ब्याज उतना ही मिलता है। उसके निवेशकों का अनुपात क्या है, देखो साथियों, ये था ए ने 6 गुणा 10 लगाए, बी ने लगाए 10 गुणा 12, और सी ने लगाए 12 गुणा 15, ठीक है। और इनका क्या है, इनसे प्राप्त जो ब्याज है वो बराबर है, तो यहाँ 6 सब में है तो कॉमन लेके काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, भाई 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 2 सब्स का काट दिया हमने, अब यहां बचा A गुणा 1, B गुणा 2, और यहां बचा C गुणा 3। अगर ये बटे में होते, अगर ये बराबर में होते और बटे में होते, तो जो A के बटे अपोन में होता वो A की वैल्यू, B के अपोन में होता B की वैल्यू, और C के अपोन में होता C की वैल्यू। लेकिन यहाँ है नहीं, यहाँ है गुणा में, तो आप क्या करो इन दोनों की गुणा, 3 दूनी 6, तो A का अनुपात हो गया 6, B के साथ 2 है इसे छोड़ दो आप, 3 एकम 3, तो B की वैल्यू होगी 3, और C के साथ 3 है, 3 को छोड़ दो, 2 एकम 2, तो C की वैल्यू होगी 2, तो अनुपात हो गया 6:3:2, आंसर हो गया 6:3:2। या तो यहीं से आप क्या करते, यहाँ आप के लेते, तो ये के पोन में आता k बटे 1,
फिर होता k/2 और यहाँ होता k/3। अब सबका एलसीएम लेते तो यहाँ होता 6, यहाँ सब में 6 की गुणा करते, k की जगह हम क्या लिख लेते 6, तो यहाँ होता 3 और यहाँ होता 2। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, जो a के साथ है उसे छोड़ के दोनों की गुणा करके यहाँ लिख दो। अब b के साथ 2 था तो इन दोनों की गुणा करके यहाँ, और c के साथ 3 था तो इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख दें। ठीक है, तो अनुपात आ गया 6:3:2। अब उसने कहा 12,000 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्षों के लिए वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तद अनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। तो देखो भाई, हमने 12,000 पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। यहां उसने कहा ए का 3 × 12 बराबर है बी के 9/2। 4.5 को हमने क्या लिख लिया, 9/2 × 16, 2×8 = 16, 9×8 = 72। तो A/B बराबर हो गया 72/36, यानी रेशो आ गया 2:1 का। तो हमें 12,000 पढ़ना ही नहीं था। उसने जब अनुपात पूछा, और मैंने आपको बताया अनुपात और परसेंटेज एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, उसे ही रेशो बोलते हैं। तो अगर उसने रेशो दे के रेशो ही पूछा या परसेंटेज दे के परसेंटेज ही पूछा, तो आप लोग वैल्यू नहीं छेड़ोगे। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे। तो 12,000 का हमें यूज ही नहीं करना था। पार्ट एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके दो निवेश 3 और 5 के अनुपात में है तो उसका कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत, तो हमने किया 15×3 = 45 रुपए, और यहाँ 10×5 = 50। ठीक है, पार्ट एक निवेश। तो यहाँ देखो साथियों, सॉरी भाई, एक इमरजेंसी कॉल थी ऑफिस से। 15×3 = 45 और 15×10 = 50, तो 45 रुपए का लाभ हुआ, 50 की हानि हुई। तो इसका मतलब 5 की हानि हुई। और टोटल हम किस पे कैलकुलेट किस पे करते हैं साथियों, 3 और 5 8, टोटल पे कैलकुलेट करते हैं। कुल मिला के उसे 5 की हानि हुई, कितने पे, 8 रुपए पे। तो 5/8। या आप इस तरह भी कर सकते हो कि 300 ये लिया आपने, 500 ये लिए। 300 का 15% कितना हो गया साथियों, 45 रुपए, और 500 का 10% कितना हो गया साथियों, 50 रुपए। तो 45 का लाभ हुआ, 50 की हानि हुई, तो कुल मिला के 5 रुपए की हानि हुई। और कितनों पे, 800 पे, और गुणा 100, 0 से 0 कट की 5/8 आया। तो देखो मैंने क्या किया, 100 से मुझे पता 100 से मैं दोनों जीरो कट जाएंगी, तो मैंने लिए तो थे 300 और 500 ही, तो मैंने डायरेक्ट गुणा कर दी, 15×3 = 45 और 5.50, दोनों का अंतर 5, और उन जोड़ के लिख दिए 8, क्योंकि मुझे पता यहाँ डबल जीरो है, डबल जीरो मैंने मान रखी। तो 500 और कितना आ गया, 5/8। X% की दर से 4,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो हमने मान लिया कि x × 4,000 × 3, भाई 3 जीरो इसकी दी, 3 जीरो इसकी कटी जाती, 5,000 × 2 × 12, हमने ये काट दी जीरो, तो ये हो गया 4×3 = 12, 12 से 12 कट गया, 5×2 = 10। तो x% का मान कितना आ गया, 12%। सॉरी, 5×2 = 10 हो गया भाई, 10%।
उसने कहा एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च करता है और शेष का 5% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद उसने 120 का दान कर दिया। तद अनुसार यदि उसके पास 1400 शेष बचते हैं तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। देखो साथियों, अगर वो 1400 रुपए बचे और 120 दान ना करता तो उसके पास कितनी राशि बचती, 1520। हमने अभी उससे पहले गए हम, जब तक उसने दान नहीं किया था। ठीक है, 20% खर्च कर दिए, 100 में से 20 खर्च कर दिए तो कितने बचे, 80। और 80 का 5% उसने परिवहन पर खर्च किए तो बची राशि कितनी, 95। और 95 का भी 5% है तो 1520 वैल्यू है 95 की, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 5 की। ये आप कहोगे कि किस तरह लिखा, देखो 1520 वैल्यू किसकी है, 80 की, और निकालनी किसकी हमें, 100 की। फिर ये वैल्यू जो शेष बची वो कितनी बची, 95, वैल्यू किसकी निकालनी, 100 की। और इसमें भी हमें कितना, जब निकल के आएगा तो फिर हम 80/100 करेंगे। ठीक है, और फिर 5/100 करेंगे तो इस 100 से ये 100 साफ, इस 100 से ये 100, 80 से 80 कट जाएगा। इसलिए 1520 वैल्यू जो है वो 95% की है और निकालनी किसकी हमें, 5 की। तो ये हो गया 19, 19 अट्ठे 152, तो कितने रुपए बचे, 80 रुपए, और 80 इसका आंसर है। आप इतना लंबा ना लिख के, मैंने आपको बताया था कि 1520 वैल्यू किसकी है, 95 की, और निकालनी किसकी हमें, 5 की। भाई पूरे मैथ में एक ही तो फार्मूला बता रहा मैं बार बार कि वैल्यू किसकी है और किसकी हमें निकालनी। तो 1520 वैल्यू किसकी है साथियों, ये वैल्यू है 95 की, और निकालनी किसकी हमें, निकालनी हमें 5 की। एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपए जमा करता है। उसके 6 माह बाद वह 3200 रुपए तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीनों के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली। देखो साथियों, पहले उसने 5600 रुपए बैंक में जमा किए, 5600 रुपए बैंक में जमा किए, दर थी 15/4 और समय था 6/12 यानी 1/2, और नीचे लगाएंगे हम 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 8 56, 8 56, 15 105। तो अब तक ब्याज मिला उसे 105 रुपए का ब्याज मिलेगा उसे कितने साल में भाई, 1/2 साल में, यानी 6 माह में। तो 105 रुपए तो वो ले गया अपने वो, और 3200 रुपए ले गया, 5600 में से 3200 रुपए वापिस ले गया विद ब्याज, तो रह गए 2400 रुपए। अब 2400 रुपए पे फिर उसने इसी दर से जमा कर दिए अगले 6 माह के लिए। जीरो से जीरो कट गई, 4 दूनी 8 तिया 24, 15 तिया 45। 105 रुपए पहले थे और 45 ही है, टोटल ब्याज पूछा उसने कितने हो गए साथियों, 150 रुपए। 150 रुपए ब्याज हो गया कुल। भाई 5600 का ब्याज निकाला उसने 6 माह का, तो 105 और 5600 में से 3200 ले गया वो, तो बचे 2400, 2400 का ब्याज हो गया 150 रुपए। उसने कहा यदि 2600 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% पर तीसरे भाग का ब्याज, यानी ए का। अगर समय इक्वल हो तो समय नहीं लेते हम, और अगर दर इक्वल हो तो हम दर नहीं लेते। तो यहां लिखेंगे हम ए गुणा 6। भाई यहां 2 लिखेंगे, 2 से तीनों में 2 लिखेंगे तो कट जाएगा। ये था ए का 4%, बी के 6% और सी के 8% के इक्वल है, 2 3 4। अब ए का अभी मैंने बताया था 4 तिया 12, ए की राशि होगी 12, बी की राशि 3 छोड़ के 4 दूनी 8, और सी की राशि होगी साथियों 2 तिया 6। तो ये आ गया 6 4 3, टोटल धन हो गया 13, यानी 26,000 जो है वो 13 की राशि है। और निकालनी किसकी हमें, ए की। ए की राशि कितनी है, 6 रुपए।
तो 13 दूनी 26, 6 दूनी 12,000। तो राशि कितनी होगी साथियों? 12,000। आप कहोगे कि समय समय तीनों में इक्वल था, तो जब हम इसे छोटा करेंगे तो दो से दो तीनों का कट जाएगा, तो लिखे से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप सीधा यहां भी कर सकते होते कि 8 छंग 48 इसका आ गया, और 8 चौक 32 इसका आ गया, और 6 चौक 24 इसका आ गया। 48 32 24, तो किससे कट जाएगा ये? 8 से। 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 तिया 24, तो अनुपात आ गया 6 4 3। यानी अगर 13 रुपए हैं तो ए को मिले 6, बी को मिले 4 और सी को मिले 3 रुपए। लेकिन रुपए थे कितने? 26,000। तो 26,000 वैल्यू होगी 13 की, और निकालनी किसकी हमें? 6 की। तो 6 दूनी 12 और 3 जीरो, तो आंसर कितना हो गया साथियों? 12,000। एक आदमी 15,860 रुपए अपने 3 पुत्रों ए बी सी में इस प्रकार करता है कि क्रम से 2 3 और 4 वर्षों का बाद उन्हें बराबर राशि मिले। साधारण ब्याज की दर 5% है। तो एबीसी के नाम से निवेश की गई राशि। अब देखो यहाँ 5% सब में कॉमन है, तो कट जाएगा। तो हम ए का लिखेंगे 4 तिया 12, ए का आगे 12। बी का लिखेंगे तो इसे छोड़ देंगे, 4 दूनी 8, और सी का कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो रेशो कितना आ गया? 6 4 3, 6 4 3। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। उसने कहा यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 है। वास्तविक बट्टा भी किस तरह काम करते हैं? साधारण ब्याज के। तो राशि मान लो हमने एम मान ली, 2 गुणा 5 और बटे 100। तो 10 से ये जीरो कट गई, एम यानी कुल मनी कितनी होगी? 150। और ये रहा ऑप्शन। साधारण ब्याज गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। उसी तरह वास्तविक बट्टा भी काम करता है। एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो उस समय छोटे पुत्र का हिस्सा। देखो साथियों, उसने कहा 1,20,000 की दो राशि है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी चाहिए कि है प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर। देखो साथियों, ये 14 वर्ष का है, ये 12 वर्ष का है, और 18 वर्ष होने पे इसे 4 साल का ब्याज मिलेगा और इसे 6 साल का ब्याज मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, तो इसे मिलेगा 4 गुणा 5 और इसे मिलेगा 6 पंजे 30, यानी 20 रुपए ब्याज मिलेंगे, इसे मिलेंगे 30 रुपए, और 100 रुपए मूलधन था तो इसके हो गए 120। भाई हम इस तरह लिखेंगे 100 प्लस के 100 गुणा 4 गुणा 5 बटे 100। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 प्लस के 120 और यहाँ हो गए 130। अब आप सब बात छोड़ के एक बात समझो कि जो छोटा पुत्र है उसे ज्यादा समय के लिए ब्याज मिलेगा और जो बड़ा पुत्र है उसे कम समय के लिए। तो आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि जो बड़ा पुत्र है उसका बड़ा धन है और जो छोटा पुत्र है उसका छोटा धन है। क्या बात समझ में आई? मेरे साथ बोल लो कि जो बड़ा पुत्र है उसके बड़ा धन और जो छोटा पुत्र है उसका छोटा धन। तो उसने पूछा क्या? छोटे पुत्र का हिस्सा। छोटे पुत्र का हिस्से में आए 120 रुपए, कितने में से? 250 में से। भाई 120 और 130 कितने हो गए? 250। भाई 250 रुपए टोटल थे, तो छोटे हिस्से के पुत्र के हिस्से में छोटा धन आएगा। हमेशा याद रखो, छोटे पुत्र का छोटा धन, बड़े पुत्र का बड़ा धन। और 1,20,000 राशि कितनी थी? 1,20,000। तो 1,20,000 को तोड़ेंगे हम, 25 25 चौका 100, 12 12 का स्क्वायर 144, 144 चौका 576। तो ये और दो जीरो, तो ये हो गया 5,76,000, नहीं 57,600, सॉरी भाई 57,600 रुपये हो गया। 1,20,000 को हमने इस तरह लिख लिया 1200 गुणा 100 गुणा 12 बटे 25, क्योंकि हमें पता 25 से 4 बार कट जाएगी, दो जीरो। तो 25 चौका 100, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 4 की गुणा की तो कितने आ गए साथियों? 57,600 रुपए।
और ये हो गया छोटे पुत्र का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बस इतना याद रखो कि हमें क्या करना होता है कि इसका 4 साल का ब्याज, 4 पंजे 20, और उसका 6 साल का ब्याज, 6 पंजे 30, इसमें 100 और जोड़ दो तो ये हो गया 120, और ये हो गया 130, ये होंगे 250 रुपये। 250 रुपये में जो छोटा धन है वो छोटे पुत्र का, और जो बड़ा धन है वो बड़े पुत्र का। आप भूल जाओ कि किसका कितना था, बस आप जितने इनका अंतर है उसमें गुणा करोगे। 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, तो इसे 120 और इसका 130, यानी 250 रुपये टोटल है। और 250 वैल्यू है 1,20,000 की, और वैल्यू किसकी काटनी है हमें, 250 की, और गुणा 120, जीरो से जीरो कट गई, 25 चौका 100, और ये हो गया 12 12 144 चौका 57,600, और ये हो गया बी ऑप्शन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार क्वेश्चन इसी टाइप के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम 8% प्रतिवर्ष की दर साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है, और रहीम 5% वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2,000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर है तो हम लिखेंगे राम का धन R 8%, और समेत दोनों का 3 3 है, लिखो लिख लो, नहीं लिखते तो ना लिखो। 2,000 गुणा 5 गुणा 3, 3 से ये 3 कटना ही था तो इसका लेने का कोई फायदा नहीं था। और हमें पता 25 अट्ठे 200 में, तो 250 अट्ठे 2,000 होंगे, तो 25 पंजे 125, और एक जीरो, तो राम का धन कितना था साथियों, 1,250। ठीक है साथियों, तो आज ही के इसी के साथ ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, क्लास को थोड़ा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा। आप अपने सुझाव, कुछ भी सुझाव हो आप हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। हम आपके कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन जो आपके सुझाव है उन्हें अगली क्लास में लागू करें। और बाकी अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।